सुधीर और उर्मिला के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सुधीर की नौकरी अच्छी थी और उर्मिला अपने दोनों बच्चों और सुधीर की माँ यानी कि अपनी सास को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी। पूरे परिवार को अच्छे से संभाला हुआ था। उर्मिला की इसी बात से सुधीर काफी खुश रहता था। उर्मिला और सुधीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते थे। उर्मिला, मुझे ऑफिस की टूर से मुंबई जाना है, तुम जरा मेरी पैकिंग कर दो ना। बस अभी बच्चों का होमवर्क करवा के मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। उर्मिला बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा वो भी ला कर दे दो। मम्मी जी, बच्चों का होमवर्क करके सुधीर की पैकिंग करके मैं बस जल्दी से जाके आपकी दवाई ले आती हूँ। उर्मिला, तुमने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि इतनी अच्छी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। सुधीर अपनी ऑफिशियल टूर पर मुंबई पहुंच जाता है। वहां पर होटल में उसकी मुलाकात एक विदेशी लड़की लीजा के साथ होती है। हे, क्या तुम मेरी हेल्प करेगा? मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। मेरा सारा लगेज उधर लोगों ने छीन लिया। अभी मैं किधर जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे वाह, विदेशी होते हुए भी आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, वो कैसे? बस आप चिंता मत करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। कंपनी में ट्रांसलेटर का काम करते करते मुझे थोड़ा हिंदी आ गया। अगर तुम मेरी हेल्प कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सारा लगेज खो गया है। जरूर जरूर, आप चिंता मत करिए। एक काम करिए, आप मेरे रूम में स्टे कर लीजिए। चाहे तो आप मेरी कुछ चीज़ें भी यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता था कि इंडिया के सब लोग बहुत गंदे हैं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा निकला। मैं तुमको सच में पसंद करता। लीजा, तुम भी बहुत अच्छी हो, कितनी ब्यूटीफुल, और तुम्हारा नेचर भी बहुत प्यारा है। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। सुधीर लीजा का लगेज ढूंढने में उसकी मदद करता है और वो दोनों 2-3 दिन साथ में ही रहते हैं। 3 दिन के बाद, लीजा, तुम्हारे जैसी लड़की से मिलना वाकई में बहुत अच्छा था। मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। यू आर सो स्वीट लीजा। मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या मैं पूरा लाइफ तुम्हारे साथ रह सकती? देखो, मैं तुमको बहुत पसंद करती। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सीरियसली? क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहती हो? ऑफ कोर्स, आई लाइक यू। तुम मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। घर पहुंचने के बाद, अरे सुधीर बेटा, ये विदेशी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी जी, जरूर सुधीर की कोई ऑफिस की दोस्त होगी। क्यों सुधीर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ उर्मिला, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो क्या ना, इसका सामान गुम हो गया था, बहुत परेशान थी, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। लीजा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। उर्मिला लीजा को उसके कमरे में छोड़ देती है। उर्मिला के जाने के बाद सुधीर लीजा के कमरे में पहुंचता है। देखो सुधीर, मैं इतनी देर से चुप रहा क्योंकि मुझको कुछ भी नहीं पता था कि ये लड़की तुम्हारा वाइफ है। तुम मुझको बताया क्यों नहीं? क्या बताता लीजा? कि मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था और अब मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम सच बोलता? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेगा और इस बारे में तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं बताना। थैंक यू लीजा, तुम बहुत समझदार हो। तुमने कितनी आसानी से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 2 दिन के बाद रात के वक्त सुधीर के कमरे में सोते सोते अचानक से उर्मिला की आंख खुलती है और वो देखती है कि सुधीर अपने बिस्तर पर नहीं था। अरे, सुधीर कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सुधीर को ढूंढते हुए उर्मिला बाहर आती है। उसे लीजा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहां जाकर देखती है। सुधीर, आप इतनी रात को लीजा के कमरे में क्या कर रहे हैं? और तुम दोनों इस तरह एक साथ? हमको पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हारा हस्बैंड सुधीर और मैं एक दूसरे से प्यार करता, शादी करना चाहता। सुधीर, ये लड़की क्या कह रही है? समझाओ इसे जरा।
लीज़ा ठीक कह रही है उर्मिला। मैं लीज़ा को बहुत पसंद करता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन सुधीर, हमारा क्या? हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तुमने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उनकी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। चाहो तो तुम भी मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, लेकिन अब मैं लीज़ा के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुधीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस लड़की को अभी के अभी अपने घर से बाहर निकालो। मैं कहीं नहीं जाएगा। मैंने और सुधीर ने खुद में मैरिज किया और अब मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया सुधीर। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां संभाली और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये सब किया। अगले दिन। अरे उर्मिला बेटा, इतनी सुबह सुबह सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? और तुम रो क्यों रही हो बेटा? मम्मी जी, आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किया क्या है मेरे बेटे ने? आप जानती हैं मम्मी जी, सुधीर के साथ जो लड़की आई है ना, लीजा, वो सुधीर से प्यार करती है और सुधीर भी उसके साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं चाहिए वो विदेशी लड़की अपने घर में। मैं अभी सुधीर से कहकर उसे घर से बाहर निकलवाती हूँ। थोड़ी देर बाद। सुधीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस विदेशी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं और लीज़ा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? 10 साल से जो लड़की तुम्हारा घर संभाल रही है, उससे छोड़कर इस विदेशी लड़की को घर में रखना चाहते हो? अरे ऐसा भी क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? मम्मी, कोई जादू नहीं किया है। लीज़ा मॉडर्न है, आजकल के ज़माने की है। उर्मिला को देखिए, शादी के 10 साल में ही कैसी हो गई है। वो पुराने ज़माने की लड़कियों की तरह रहने लगी है। बहुत बदल गया मेरा बेटा। अरे शादी करके ले आया था तू उर्मिला को इस घर में और अब उसे ही घर से बाहर निकालना चाहता है। नहीं, मैंने उर्मिला को घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा माँ। वो चाहे तो यहाँ रह सकती है, बच्चों के साथ रह सकती है, आपके साथ रह सकती है, लेकिन लीज़ा भी यहीं रहेगी। उर्मिला बेटा, मैं जानती हूँ अब सुधीर को समझाने का कोई फायदा नहीं। अब जो भी करना है तुम अपने आप करो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। उर्मिला अपनी सास को अकेले में लेकर जाती है और उससे बात करती है। मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुधीर को मत बताना कि मैं ये घर छोड़कर जाने का नाटक कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बहू। देखिए मम्मी जी, सुधीर को अभी वो लड़की अच्छी लग रही है क्योंकि वो मॉडर्न है, लेकिन जब मैं बच्चों की और इस घर की जिम्मेदारी उस लड़की पर छोड़कर चली जाऊंगी तो अपने आप सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, ये तूने ठीक कहा बेटा। अगर हम सुधीर को जबरदस्ती ये सब करने के लिए कहेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा। तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है। तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाओ। उर्मिला के जाने के बाद। लीज़ा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो ना, तो सारे काम भी तुम्हें ही करने होंगे। जाओ, जल्दी से जाओ और जैसा खाना इंडिया के लोग खाते हैं ना, ऐसा बना कर लाओ। जी मम्मी जी, मैं बस अभी आधे घंटे में सारा खाना बना दूंगी। थोड़ी देर बाद। लीज़ा, खाना बना दिया तुमने? ज़रा दिखाओ तो क्या बनाया है। ये देखिए, चपाती, दाल और सब्जी सब कुछ अच्छे से बना दिया है मैंने, और हाँ, साथ में खीर भी बनाई है। देखा माँ, लीज़ा मॉडर्न होने के साथ साथ घर के सारे काम भी करना जानती है, इसीलिए तो ये मुझे अच्छी लगती है। वाकई में ये विदेशी लड़की तो सारे काम कर लेती है। लगता है मेरा और उर्मिला का प्लान फ्लॉप होने वाला है। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अगले दिन। बहू, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे पैरों में तेल तो लगा दो। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। देख बहू, ये दवाई वाला तेल है, इसमें ना अजीब सी बदबू आती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द होता तो मुझको दवाई लगाने में क्या प्रॉब्लम होता? मैं अच्छा मसाज करने का कोशिश करेगा।
मम्मी आप लीजा से कुछ भी करवा लो, वो सब कुछ कर लेती है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस तरह लीजा ने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। ये देखकर उर्मिला और उसकी सास को लगने लगा था कि अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो लीजा को सुधीर से दूर कर पाते। और फिर एक दिन अचानक उर्मिला एकदम मॉडर्न लड़की बन के अपने घर लौट आती है। उर्मिला को देखकर सुधीर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओह माय गॉड उर्मिला, तुम तो एकदम मॉडल लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें ही मुझसे शिकायत थी ना मैं पुराने टाइप की दिखती हूँ। देख लो, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। वाकई में यार, शादी के 10 साल बाद भी मॉडर्न कपड़ों में तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि 10 साल हो गए शादी को। ऐसा लगता है जैसे कॉलेज की कोई लड़की हो। यू आर सो ब्यूटीफुल उर्मिला। लेकिन लीजा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा वेट तो काफी बढ़ गया है और कुछ ही दिनों में बहुत थकी हुई सी दिखने लगी हो। इस घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारी और सुधीर के बच्चों को संभालते संभालते पागल हो गई हूँ। मैं पिछले 6 महीने से बस यही तो कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी सास की सेवा। लेकिन अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, ये सब तो तुम्हें जिंदगी भर करना है लीजा। आज तुम्हें देखने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दिया। मुझे सुधीर के साथ इधर आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो? शादीशुदा होते हुए भी मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया। मेरा गलती था, मुझे तुम्हारे साथ इधर ना आना चाहिए था। तुमने मुझको इस घर में नौकरानी बनाकर रखा। अरे इसमें नौकरानी की क्या बात है? पिछले 10 साल से उर्मिला भी तो ये सब काम कर रही थी। उसने तो कभी नहीं कहा कि वो इस घर की नौकरानी है। यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन मैं 6 महीने में बहुत थक चुकी हूँ। And you know सुधीर what? मैं अब इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। समझ में आया? एक पत्नी पत्नी होती है और अमेरिकन सौतन वो जिंदगी भर तुम्हारा घर नहीं संभाल सकती। लेकिन लीजा वैसे नहीं है। अब लीजा तुम एक काम करो, तुम इस घर में रहो और उर्मिला भी यही रहेगी। तुम दोनों मिलकर इस घर के काम संभालना। पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ उर्मिला जैसी, जो दूसरी लड़की के साथ रहने दूंगी। मेरा नाम लीजा है और अब मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे घर का काम करते करते। तो मैं चाह रही हूँ अपना घर तुम खुद संभालो। उर्मिला, तुम भी अपना फैसला सुना दो। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। देखो सुधीर, कुछ वक्त के लिए तुम बह गए थे, लेकिन ये दोनों बच्चे, मम्मी जी, ये सब मेरा परिवार है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और एक अमेरिकन सौतन की वजह से तो कभी नहीं। ये हैं मिस्टर मनसुख, उम्र 60 साल। वैसे तो इनकी उम्र है राम नाम जपने की, पर मनसुख दिन रात अलग अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। ऐ लड़की सुन तो, तेरा नंबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नंबर है, अर्थी बुक कर लो अपने लिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ लड़की, सफेद बालों पे मत जा। मनसुख राम को लड़कियां छेड़ने की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहाँ नई बहू आई। नाम था कल्याणी। अरे वाह बेटा कल्याणी, तेरे आते ही घर में खुशी खुशी हो गई है बेटा। अरे माँ जी, जलेबी खाओ, बात मत करो, बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे मोहल्ले की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्याणी को भी बुरी नजर से देखता है। एक दिन कल्याणी छत पे मिर्ची सुखाने जाती है। दूसरे छत पे खड़ा मनसुख गाना गाने लगता है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्याणी को लगता है कि यूं ही गा रहे हैं, शौकिया तौर पर ये तो होता ही रहता है। एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का न समझना,
आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का न समझना। कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुख उसी की तरफ देख रहा था। वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं। अरे दूर रहना उससे। हाँ, दूरी रहूंगी, पर ये थोड़े अजीब नहीं है? अरे अजीब, आवारा, ठरकी, पता नहीं क्या क्या आदमी है वो। हर लड़की पर नजर डालता है वो। उसकी उम्र की वजह से कोई उसे कहता नहीं। बाकी उसे आसपास रखना भी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, FIR करवा देनी चाहिए। हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की। जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर। जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है। अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है, थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप। अरे बहू तीखी हो और मुझे मिर्ची पसंद भी है। अरे वाह। बुढ़ाओ कहीं के। बहू वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसुख ने उसे क्या कहा, ताकि घर में टेंशन ना हो। एक दिन बहू घर के बाहर रोड पर ठेले वाले से सब्जी खरीदने जाती है। भैया, प्याज के भाव कम करो ना, बिना प्याज काटे ही रुला दोगे वरना। तभी बहू की नजर मनसुख पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही एक लड़की को देखकर कहता है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तेरे लिए तो जाने मन जीना भी छोड़ दूं। लड़की सहम जाती है। उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी। बहू ने जब ये देखा कि मनसुख ने इतनी छोटी उम्र की लड़की को तंग किया है, तो वो घर में जाके अपने पति से कहती है, तुम्हारा पड़ोसी मनसुख। अरे बहुत नीच आदमी है। अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका? अरे मैं क्या करूं? पड़ोस में गंदगी है, हटानी तो पड़ेगी ना। मेरा साथ दोगे? दूंगा, लेकिन करना क्या है? हम फंसेंगे तो नहीं ना? डरो मत, अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन कल्याणी अच्छे से तैयार होती है और मनसुख के घर जाती है। अरे वाह, आज तो घर में चांद उतर आया है। आपकी शायरी, आपके गाने मुझे यहाँ खींच लाए। शाम को मेरे पति और सास घर पर नहीं रहेंगे। आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने। अरे जरूर जरूर। मुझे पता था तुम समझदार हो, पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी ये नहीं सोचा था। चाय पे इंतजार रहेगा। मनसुख शाम को कल्याणी के घर चला जाता है। आप बेडरूम में बैठिए, वहां चाय पियेंगे। अरे वाह, बेडरूम में चाय। मनसुख हंसता हुआ बेडरूम में जाता है और वहां का नजारा देख के घबरा जाता है। वहां पर मोहल्ले की वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनको आज तक मनसुख ने छेड़ा था। कल्याणी भी बेडरूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब बेडरूम से सिर्फ डम डम डिशुम डिशुम की आवाज आती है और बीच बीच में मनसुख की चीखें भी सुनाई देती हैं।
अरे माफ कर दो बिटिया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे लग जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और मनसुख की हालत एक लुटे फटे कौवे जैसी हो जाती है। किए की सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना था, इसलिए इस बार शांति से धर धर के धरना किया हमने आपकी। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जुलूस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बहू मनसुख को बाहर छोड़ने जाती है। मनसुख अपने घर की तरफ बढ़ता है। वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुख अपने दुखते गाल पे हाथ रख के कहता है, कड़क। निकल जा मेरे घर से। अरे इतना बड़ा राज छुपाया हम सबसे, लानत है तुझ पे, निकल जा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये कहानी है परिधि की। परिधि एक होनहार लेखिका होती है। अर्जुन और परिधि दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और दोनों के घर वाले आपस में बैठकर रिश्ता पक्का करते हैं और फिर धूमधाम से उनकी शादी भी हो जाती है। शादी को पूरा 1 साल बीत जाता है। परिधि के ससुराल में उसकी सास उर्मिला, ससुर जी चंद्रशेखर और पति अर्जुन होते हैं। एक सुबह उर्मिला की बहन सरला आती है। ये देख उर्मिला, मेरे पोते की फोटो है ना, एकदम किशन कन्हैया, आनंद लाला। हाँ सरला, है तो बहुत ही प्यारा ये बच्चा, नजर ना लगे किसी की। थु 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 थु। तभी वहां पर परिधि नाश्ता लेकर आती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन सरला मासी, बीबी बहुत ही क्यूट है। अर्जुन ने इसके लिए विदेश से टॉयज ऑर्डर किए हैं, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। ये अर्जुन भी ना सच्ची बहुत दिल वाला है। अब बस तेरे पोते के आने का इंतजार है उर्मिला। परिधि बिटिया, ब्याह को 1 साल की ऊपर हो गया है, अब तो सुना दो खुशखबर। माना कि अर्जुन कामकाज के चक्कर में इस शहर से उस शहर घूमता फिरता रहता है, व्यस्त रहता है, लेकिन फैमिली प्लानिंग भी तो करनी जरूरी है ना। सरला मेरी बहन, मैं तो इस परिधि के सामने चिल्ला चिल्ला कर थक गई हूँ। शादी के पहले महीने से मैं आस लगाए बैठी हूँ कि मेरे घर पर कब बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देगी, लेकिन अफसोस, मुझे तो लगता है कि मेरे जीते जी मुझे दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होगा। ये सुनकर परिधि थोड़ी निराश हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। देख सरला, कितनी ढीठ हो गई है, अब तू ही बता कैसे बनूंगी मैं दादी। छोड़, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। उर्मी, मन छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रात में जब अर्जुन दफ्तर से घर लौटता है तब कमरे में, अर्जुन, आज सरला मौसी आई थी, उनकी पोते की बात से फिर से बेबी की बात छिड़ गई और माँ जी ने फिर से मुझसे बेबी की मांग की इनडायरेक्टली। आई थिंक हमें घर पे सबको सब कुछ बता देना होगा कि मैं बांझ हूँ और कभी भी बच्चा नहीं दे पाऊंगी इस परिवार को। ओके परिधि, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम ये सच कल सुबह ही बता देंगे माँ और पापा को। खामखा वो बच्चे की आस लगाए बैठेंगे वरना। अगली सुबह नाश्ते पर, वाह वाह वाह, पराठों पर मक्खन लगाते ही पराठों के स्वाद पर 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उर्मिला, बहू तो हर काम में बेस्ट है। हाँ ये तो सही है, लेकिन बस एक ही बात का मलाल है मेरे मन में। परिधि बहू, तू कल बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अर्जुन बेटा, परिधि बहू, बस बहुत टाल लिया तुम दोनों ने इस बात को, लेकिन आज नहीं। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम बच्चे के बारे में कब सोचोगे? अपने माँ पापा के मरने के बाद? अरे नहीं माँ, दरअसल बात कुछ और है। परिधि उर्मिला और चंद्रशेखर को सारी सच्चाई बताती है कि वो बांझ है और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो कभी भी माँ नहीं बन सकती और एक संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकती। ये बात सुनकर उर्मिला और चंद्रशेखर भौंचके रह जाते हैं। क्या बांझो? अरे इतना बड़ा सच हमसे छुपाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिश्ता जोड़ते वक्त बता देती, हम तभी के तभी ये रिश्ता तोड़ देते। और अर्जुन बेटो, तुम्हें भी ये सच पता था, फिर भी तुमने हमें कभी नहीं बताया।
हाँ पापा, क्योंकि मैं परिधि से प्यार करता हूँ और हमें पता था कि अगर सच्चाई हमने आपको बता दी तो आप ये शादी नहीं होने दोगे। अरे ये सब सुनने के पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे ये कलमुहा, इस कलमुही का पल्लू तो शादी से पहले पकड़ता आया है। पता नहीं ऐसा कौन सा टोना टोटका किया है इस पनौती ने। अब इस खानदान का चिराग क्या पेड़ पे उगेगा या फिर चमत्कार से आएगा? अर्जुन बेटा, तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? निकल जा मेरे घर से। अरे इतना बड़ा राज छुपाया हम सबसे, लानत है तुझ पर। निकल जा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। माँ रुकिए, अगर परिधि इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। अर्जुन की इस जिद के आगे उर्मिला का गुस्सा घुटने टेक देता है। दिन बीतते जाते हैं। मोहल्ले में भी ये खबर फैल जाती है कि उर्मिला की बहू परिधि बांझ है, जिसके चलते उर्मिला की सहेलियां उस पर हंसती और मजाक उड़ाती। इस सबसे परेशान होकर एक दिन उर्मिला घर में एक लड़की लाती है। माँ, ये कौन है? आपकी दूर की कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, यह संजना है। देख बेटा, तेरे पास अब दो रास्ते हैं। पहला ये कि या तो तू इससे शादी कर ले और बच्चा पैदा कर ले, या फिर इसकी कोख में परिधि और तू अपने बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हो जाओ। वो क्या कहते हैं, सरोगेसी के जरिए किराए की कोख। नहीं माँ जी, अर्जुन और मैं फिलहाल इन सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अरे कुलक्षणी, दास पीटी, आग लगे तुम दोनों की सोच को। जैसे तैसे उर्मिला का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। परिधि जब जब बाजार जाती, गली मोहल्ले की औरतें उसे ऊपर से नीचे तक देखती और उसके बांझ होने पर ताने कसती। ऐसे ही एक दिन एक सुनसान रास्ते से गुजरते समय परिधि सड़क के किनारे एक टोकरी में एक नन्हे बच्चे को रोते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है। ले 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 ले, नो 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 नो, बस बस बस, रो मत बाबू, बस। परिधि की गोद में उठाते ही बच्चा रोना बंद कर देता है। परिधि उसकी छोटी छोटी प्यारी सी आंखों में देखती है और परिधि की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसे अपने घर ले जाती है। ये कौन है? किसका बच्चा उठा लाई तू अब? परिधि सबको पूरी कहानी बताती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आजकल के बेरहम माँ बाप बच्चे को पाल पोस नहीं सकते, इसलिए पैदा करके कभी कूड़ेदान में तो कभी खुली सड़क पे छोड़ देते हैं। कैसी नन्ही जान है। अरे भैंस की आंख, अच्छा किया। किसी के मनहूस साये को यह मनहूस यहाँ उठा लाई, और तू कह रहा है कि अच्छा किया। लेकिन उर्मिला, आप म्यूटी रहिए वो टीवी की तरह। अब आप भी इन दोनों की टीम में चले गए। पता नहीं कैसा मनहूस लड़का होगा ये। बस माँ जी, मैं और नहीं सुनूंगी। ये बच्चा आपसे मेरे और अर्जुन का बच्चा है। साक्षात मंदिर के रास्ते में मिला है ये मुझे। भगवान का ही तोहफा है ये। और अब अर्जुन और मैं इसे कानूनी तौर पर एडॉप्ट भी कर लेंगे। वाह, वेरी ग्रेट आइडिया। एक तो पहले तेरे बांझ होने का कलंक कम नहीं था कि अब यह नया सियापा गोद लेने का। एडॉप्शन, अरे जाओ, तुम्हें जो करना है करो। हम तो बस दिन काट रहे हैं हमारे जाने का। माँ जी प्लीज ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मेरी किस्मत में देव की माँ बनने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन मैं इस नन्हे से बच्चे की यशोदा मैया तो बन ही सकती हूँ ना। क्यों अर्जुन? हाँ परिधि, मैं भी तुम्हारी इस सोच से सहमत हूँ परिधि बहू। अब यही है मेरा पोता। परिधि, अर्जुन और चंद्रशेखर उस बच्चे को खूब प्यार और स्नेह देते, दिन रात उसके पालने के आसपास रहते। लेकिन उर्मिला एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं फेरती, बस मुंह फुलाए बैठी रहती। अर्जुन और परिधि उस नन्हे लड़के को कानूनी तौर पर एडॉप्ट भी कर लेते हैं। उर्मिला भले ही सबके सामने बच्चे के प्रति नफरत जाहिर करती, लेकिन वो छुप छुप कर बच्चे को देखकर मुस्कुराती रहती। एक बार जब घर पे कोई नहीं होता है सिवाय उर्मिला के, तभी बच्चा जोरों से रो रहा था और उर्मिला अपने आप को रोक नहीं पाती। वो उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराती है। सभी वहां आकर ये दृश्य देखते हैं। ना 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 ना, मिलो बच्चा, मैं कौन पता है? आई नटखट। आखिरकार आपके अंदर की दादी आज फाइनली सबके सामने आ ही गई। क्यों रोक नहीं पाई ना आप खुद को? हाँ परिधि बहू, ये बच्चा है ही इतना प्यारा कि मेरी ममता को अपनी ओर खींच ही लिया इसने। ये बिल्कुल मेरे अर्जुन के जैसा दिखता है। मैं गलत थी। एक औरत का बांझ होना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
और एक माँ चाहे बच्चे को जन्म दे या ना दे, माँ तो माँ होती है। जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होती है पालने वाली माँ। और आज ये देख भी लिया। चलो सहज पके सो मीठा होए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने इसे अपना लिया माँ। हाँ, अपना लिया, और आज इसका नामकरण भी होगा। भगवान का दिया तोहफा, उनका आशीर्वाद, उनकी छवि, ये तो स्वयं उनका ही रूप है। नटखट नंदलाला कान्हा, क्यों मेरे कान्हा है? इस तरह पूरा परिवार कान्हा की परवरिश करता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। नैना और सुमेर की शादी के पूरे 5 साल बाद नैना प्रेग्नेंट हुई थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। वैसे तो नैना और सुमेर हमेशा से ही अपना बच्चा चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती की वजह से 5 साल तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। और 5 साल के बाद जब नैना प्रेग्नेंट हुई तो सुमेर, नैना और नैना की सास पुष्पा तीनों ही बहुत खुश थे। 9वां महीना शुरू होते ही तीनों आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से नैना इन दिनों काफी परेशान थी। एक दिन सुबह के वक्त, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या बताऊं मम्मी जी, रात को सो नहीं पाती हूँ ठीक से। सारी रात करवट बदलती रहती हूँ। मेरे पेट का साइज तो देखो इतना बढ़ गया है कि बिस्तर पर लेटने में भी प्रॉब्लम होती है। अरे नैना, ये तो हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान नहीं होंगी तो क्या करूं? मेरे शरीर की हालत देखिए, कमर 26 से 46 की हो गई है। हर तरफ स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं। मेरे बाल कितने खराब हो चुके हैं और शरीर का वजन तो ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे पता नहीं कोई बीमारी हो गई हो। नहीं बहू, तुम प्रेग्नेंट हो, इसे बीमारी का नाम मत दो। ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। मम्मी ठीक कहती है। जब 5 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो याद करो हम सब कितने परेशान और दुखी थे। हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। हाँ बेटा, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले ही ठीक थी। देखिए ना, पूरा शरीर खराब हो गया है। और भगवान ना करे कि अगर मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो मेरे पेट पर कट भी लग जाएगा। कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। और मैं जानती हूँ मैं पहले की तरह सुंदर और पतली दुबली कभी नहीं दिखूंगी। ऐसा नहीं कहते नैना, तुम खुद भी तो चाहती थी ना कि तुम्हारा बच्चा हो, तुम अपने बच्चे को जन्म दो। चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम परेशान मत हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माँ को बता देना। तुम आराम करो बेटा, और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। पुष्पा और सुमेर नैना के कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमेर ऑफिस चला जाता है और नैना की सास पुष्पा घर के कामों में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद नैना अपनी सास को आवाज़ देती है। मम्मी जी ज़रा यहाँ तो आइए। हाँ बहू, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? मम्मी जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बार बार टॉयलेट आ रहा है। अभी तो जाकर आई थी, अभी 2 मिनट बाद फिर से वैसा ही फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चे का वजन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से शरीर के दूसरे अंगों पर जोर पड़ता है और इस वक्त ऐसा ही महसूस होता है सबके साथ। मम्मी, सुबह से 10 बार टॉयलेट जा चुकी हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। अरे ना बेटा, ऐसा ना कहो। एक होने वाली माँ को इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुमने पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू को देखा है, सोनाली? उसकी भी ड्यू डेट तुम्हारी ड्यू डेट के पास ही है। देखो कितनी खुश है अपने बच्चे को लेकर। हाँ, कल ही मिली थी मुझे, बाहर वॉक कर रही थी। कह रही थी बहुत एक्साइटेड है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो बहू? तुम्हें भी उसकी तरह खुश होना चाहिए। मम्मी जी, उसका दूसरा बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की आदत है। और मैंने 5 साल तक अपनी ज़िंदगी बहुत आज़ादी के साथ जी है। मैं जानती हूँ मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन ये जितने भी प्रॉब्लम हो रही है ना, इन्हें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। बस कुछ दिन की बात है बहू, 9वां महीना तो शुरू भी हो चुका है तुम्हारा। 1 महीने की परेशानी और उसके बाद तुम और तुम्हारा बच्चा। क्या मम्मी जी, उसके बाद दिन रात बच्चे का रोना, उसकी पॉटी साफ करना, ये सब भी चलता रहेगा।
पता नहीं, कभी कभी तो लगता है कि प्रेग्नेंट होकर गलती कर दी। देखो बहू, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, अपने होने वाले बच्चे को इस तरह नहीं कोसते, ये बहुत गलत बात होती है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। कभी कभी हमारा गलत सोचा हुआ सही हो जाता है। बेटा वादा करो कि फिर से ऐसा कभी नहीं कहोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। शाम के वक्त पुष्पा की पड़ोस वाली मिसेस शर्मा उनके घर मिलने के लिए आती है। अरे आओ आओ, आज कैसे फुर्सत मिल गई भाई? अब तो दादी बनने वाली हैं आप, बहुत बिजी रहती होंगी। ये बात तो मैं आपसे भी कह सकती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, आप और मैं दोनों एक साथ दादी बनने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इन दिनों मेरी बहू नैना अच्छी खासी परेशान है। परेशान? किस बात को लेकर परेशान? उसका भी तो 9वां महीना लग गया है ना, बच्चे के आने की खुशी में पागल हो गई होगी। वो बात तो है, लेकिन अभी वो 9वें महीने की परेशानियाँ, मेरा मतलब शरीर में जो कुछ भी होता है उसकी वजह से परेशान हो रही है। बहुत समझाती हूँ मैं। मेरी बहू का तो दूसरा बच्चा है, बहुत खुश है। वो कहती है कि मम्मी जी जल्दी से ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसका चेहरा देख लो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी नैना को यही समझाती हूँ, कितने वर्षों के बाद भगवान ने तुम्हारी सुनी है, इसे खुश होकर स्वीकार करो। सही कहती हैं आप, लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त सुमेर जब मॉर्निंग वॉक करके घर लौटता है तो काफ़ी परेशान होकर अपनी माँ पुष्पा के पास आता है। मम्मी बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊँ मम्मी, शर्मा अंकल के घर क्या हुआ है जानती है? उनकी बहू सोनाली को बच्चा होने वाला था ना। हाँ बेटा, लेकिन उसकी ड्यू डेट तो अभी 15 दिन के बाद की है ना, अपनी नैना के साथ। नहीं मम्मी, अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ। उनके घर में तो रोना पीटना मचा हुआ है। उनकी बहू को कल रात को ही पेट में दर्द हुआ था और आज सुबह 5 बजे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। हे भगवान, ये कैसा गजब हो गया। अभी कल ही तो मिसेस शर्मा दिन के वक्त घर आई थी, कितनी खुश लग रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? सोनाली भाभी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ? हाँ नैना, बेचारे किस तरह अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। जब भी मिलती थी मुझसे कहती थी, भैया बस अब चाचा बनने वाले हैं बहुत जल्दी। सब खराब हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। सही कह रहे हो बेटा, एक औरत पूरे 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। मम्मी, आपको उनके घर जाना चाहिए, आंटी बहुत परेशान होंगी। हाँ बेटा, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे में अगर पड़ोसी हिम्मत नहीं दिलाएंगे तो कौन आएगा उनके दुख के वक्त में। मैं अभी वहाँ जाती हूँ उनसे बात करने और पूछती हूँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। पुष्पा जी अपनी पड़ोसन मिसेस शर्मा के घर चली जाती है। उनके जाने के बाद नैना परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। नैना, तुम इस बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो। देखो, ये सिर्फ एक हादसा था जो कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो जाता है। मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ सुमेर। मुझसे ना इस बड़े पेट को लेकर ना चला जाता है ना बैठा जाता है। तंग आ गई हूँ मैं इस प्रेगनेंसी से। ऐसा मत कहो नैना, तुम्हें पहले भी मैंने और मम्मी ने कितनी बार समझाया है। तो और क्या कहूँ सुमेर, तुम एक औरत नहीं हो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारा पेट इतना बड़ा होता है, तुम्हारा शरीर इतना खराब होता है, तब तुम भी यही कहते हैं नहीं चाहिए बच्चा। तभी वहाँ पर पुष्पा जी लौट कर आती है। उनके साथ उनकी पड़ोसन मिसेस शर्मा भी थी जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही थी। सुमेर बेटा, ज़रा आंटी के लिए पानी लेकर आओ, बहुत परेशान हो रही थी इसलिए मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आई हूँ। अच्छा किया मम्मी आपने, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? देखो ना नैना बेटा, जब एक औरत मरा हुआ बच्चा पैदा करती है ना तो उसका दुख सिर्फ वही समझ सकती है जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा हो, उस बच्चे की हरकतों को अपने पेट में महसूस किया हो, जब वो लात मारता है उस चीज़ को महसूस किया हो। 9 महीने उन तकलीफ़ों को झेलने के बाद अगर मरे हुए बच्चे को जन्म दे
तो इससे ज्यादा बड़ा दुख इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। हम समझ सकते हैं मिसेस शर्मा, आपके घर में इस वक्त क्या चल रहा है। आपकी बहू कितनी दुखी होगी। दुखी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मर गई। मेरी सोनाली कल तक इतना हंस रही थी, अपने बच्चे को लेकर इतनी खुश थी, लेकिन आज देखो जिंदा लाश बन गई है, लाश। आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इस प्रेगनेंसी को बार बार कोसकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। देखो नैना, माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और इसलिए कुछ दिनों की तकलीफों को अपने दिल से भुला दो। ये समझो कि इसके बाद तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। यही बात तो मैं और माँ कब से नैना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती हूँ सुमेर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वादा करती हूँ अब से हर दिन प्रेगनेंसी की इन तकलीफ़ों को एक खुशी की तरह समझूंगी, और अब से हर दिन मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए दुआ करूंगी। सोनाली के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। वाकई में प्रेगनेंसी एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है, ना कि तकलीफ।